तो ही व्हाट्सअप गाइस, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं और जल्दी से। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जय स्वामी विवेकानंदा जी। तो चलिए, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? तो वेन एवर मोर देन वन पर्सन collectively do work, planning become necessary for work being completed in an organized manner. Authority, duties and responsibility need to be delegated. Direction also need to be provided and controlling become necessary to ensure that work is completed as decided. The group of such function means management. देखिए, जब बहुत सारे लोग एक काम करते हैं और प्लानिंग के साथ करेंगे, है ना, प्लानिंग के साथ करेंगे एक ऑर्गेनाइज मैनर में, मतलब स्टेप बाय स्टेप, और अथॉरिटीज, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसी को सौंप दी जाएंगी, है ना। आगे वाले जो हम आगे लोगों को सौंपेंगे, है ना, टॉप लेवल मिडिल लेवल को सौंपेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को सौंपेंगे, उस तरीके से। डायरेक्शन ऑल्सो नीड्स, इसमें डायरेक्शन भी चाहिए होगा कि इस तरीके से ये काम करेंगे तो ये होगा, है ना। और कंट्रोल, एक कंट्रोल का बहुत ज़रूरी नेसेसरी होगा, क्योंकि किस तरीके से काम हो रहा है, डिसाइड रिजल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे, है ना। तो ग्रुप ऑफ सच फंक्शन, इस सारे वर्क्स का जो ग्रुप है, इन सारे जो फंक्शन का एक ग्रुप है, उसे हम कहेंगे मैनेजमेंट। Definition of management. According to Cohns and O'Donnell, management is the art of getting things done through others. Management एक ऐसा आर्ट है जो लोगों से हम करा सकते हैं, है ना। मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है, लोगों से काम कराओ, उसको हम एक आर्ट मानते हैं। According to Dr. George R. Terry, management is such a process which plans and control man, machines, material, method, money, and market. It provides leadership, coordination, direction to human efforts, which helps to achieve business objectives. मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लानिंग के थ्रू किया जाता है। मैन, मशीन्स, मटेरियल, मेथड, ये सबको एक साथ कंट्रोल करके साथ में लेकर चलना पड़ता है, और मार्केट के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन करते हैं, एंड डायरेक्ट ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन के डायरेक्ट एफर्ट्स लगते हैं ना उस डायरेक्शन में, गोल के हमारे जो गोल बनाया होगा, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं छोटे छोटे, उन ऑब्जेक्टिव्स को करते कंप्लीट करते करते हम अपने गोल पर पहुंचेंगे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या क्या नेचर है मैनेजमेंट का? तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट होता क्या है भाई? मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है ना। मतलब हर एक जगह काम आता है। अब क्या नहीं बोला, अब घर बना रहे, घर बनवा रहे हो, वहाँ भी जो होगा आर्किटेक्ट, वो मैनेजमेंट करके पहले से चलेगा। पहले प्लान बनाएंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, ऐसे स्लोली 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 उनका भी इस तरीके से चलता है। तो एक यूनिवर्सल, हर एक जगह यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल प्रोसेस जो हर एक जगह, हॉस्पिटल, स्कूल्स, हर एक जगह काम आती है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है जिसे गोल को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है ना। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करते हैं, फिर उसके बाद हमारा गोल भी हमें मिल जाता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी वेयर इन 2 or more पर्सन आर इन्वॉल्व। मैनेजमेंट एक बंदा नहीं करता है, मैनेजमेंट काफ़ी लोग साथ, मतलब एक बॉस होगा, वो सामने वालों को काम देगा, वो नीचे और भी लेवल को काम देगा, ऐसे इसे मैनेजमेंट कहेंगे, जो प्लानिंग के साथ, सिस्टम के साथ चले, है ना। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस ही है। मतलब अगर छोटे ऑब्जेक्टिव्स तूने कर दिए है ना, ऑब्जेक्टिव देखो, ये ऑब्जेक्टिव्स किए, ये किए, ये किए, ये किए, और ये सब बड़ा सा गोल, अब ये सब कर दिया, अब यहीं से कंटिन्यूस प्रोसेस ही है, वो चलता जाएगा चलता जाएगा, फिर हम गोल तक पहुंचेंगे, है ना। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट, छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते जाने का। मैनेजमेंट, देखिए, मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी अंडरटेकन बाय ह्यूमन बीइंग फॉर ह्यूमन एलिमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाती है। इसमें ह्यूमन अपने स्किल्स, कैपेबिलिटीज और कैसा बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो सब देखी जाती है। स्किल्स कैसे हैं ह्यूमन के, है ना, उस बंदे के स्किल्स कैसे हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। तो ह्यूमन एक सेंट्रिक पॉइंट है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या डिसीजन लेंगे, उससे क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बिजनेस को, क्या नुकसान आएंगे क्या नहीं आएंगे, ये सब हमें पहले से डिसीजन जो ले रहे हैं उसको भी हम मैनेजमेंट ही कहेंगे। मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट एक साइंस है, बिकॉज मैनेजमेंट भी एक प्रिंसिपल्स पे चलता है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम मैन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ओपिनियन इट इज़ अ प्रोफेशन। और ये एक ऐसा आर्ट भी कह सकते हैं जो लोगों के लिए किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हम माने तो एक ये प्रोफेशन भी है। तो हम बता देते कैसे। देखिए,
अकॉर्डिंग टू साइंस में हम जाने तो साइंस में क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट में भी एक बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे हमें एक रिजल्ट मिलते हैं। और आर्ट कैसे हुआ, तो आर्ट में स्किल्स और एक नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। मतलब प्रैक्टिकल के साथ हमें थियोरेटिकल दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये भी नॉलेज होनी चाहिए। और प्रोफेशनलिज्म कैसे हमको है, क्योंकि अगर मॉडर्न टाइम्स की माने तो मैनेजमेंट एक ऐसा मतलब प्रोफेशन ही बन चुका है। जो मैनेज कर रहा हो ना, मैनेजमेंट बना रहा होगा, पूरा मैनेजमेंट कर रहा होगा, उसे हम मैनेजर कहेंगे। तो वो क्या करेगा, एक प्रोफेशन है रिक्वायरिंग, उसके लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, एथिकल स्टैंडर्ड चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज अ नेसेसरी इन ईच फील्ड और एक्टिविटी। मैनेजमेंट हर एक फील्ड में, हर एक्टिविटी में काम आता है, छोटे से छोटे काम में काम आएगा। अगर हमको घर में समझो बोतल पानी भरना है ना, बोतल पानी भरना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस हमारा क्या होगा, हम मान लेते हैं हमें घर में बोतल में पानी भरना है, क्या करेगा, सबसे पहले हम जाएंगे बोतल धोएंगे, बोतल धोएंगे, फिर पानी खोलेंगे, पानी भरेंगे, पानी भरने के बाद ढक्कन बंद करेंगे, फिर हम जाके उसको फ्रीजर में रखेंगे। तो एक मैनेजमेंट ही हुआ ना। इट बिकम्स पॉसिबल टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की वजह से हम जो रिसोर्सेज होते हैं उसे अच्छे से यूज कर सकते हैं ना, अच्छे, क्योंकि हम प्लानिंग के जरिए पूरा कर रहे हैं, पहले से हम प्री प्लान कर रहे हैं ना। हम फ्यूचर का रिजल्ट देख रहे हैं, अभी प्रेजेंट में जो प्लानिंग करते हैं, जो फ्यूचर में जो रिजल्ट आ रहे हैं उसे अभी से ही हम प्लान कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज अनअवॉइडेबल फंक्शन फॉर एक accomplishment ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस यूनिट। मैनेजमेंट एक ऐसा मतलब जो जरूरी है, अनअवॉइड कर सकते हैं उसे, अनअवॉइडेबल वो फंक्शन है ऐसा, जिसे हर ऑब्जेक्टिव्स के लिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के लिए कुछ भी करना होगा। अगर सेल्स बढ़ानी है तो हमें क्या क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, ये वाले एडवर्टाइज, ये नहीं चलेगा तो कौन सी एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, अगर ये भी नहीं चला तो हमें कौन सी एडवर्टाइज दूसरी करनी पड़ेगी, टेम्पलेट छपवाने पड़ेंगे, इस तरीके से है ना, चार रास्ते पे। तो ये सब मैनेजमेंट एक बिजनेस के लिए अनअवॉइडेबल ही है। सक्सेस और फेलियर ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन मैनेजमेंट। और सक्सेस होगा बिजनेस या फेलियर होगा वो भी मैनेजमेंट पे। अगर मैनेजमेंट बहुत खराब हुआ, मैनेजमेंट कहते हैं ना, जब शेयर हम परचेस करते हैं तो हमको मैनेजमेंट देखना चाहिए कंपनीज के, कि कैसा चल रहा है, प्रीवियस 5 साल के मैनेजमेंट कैसे चल रही है, कैसे मतलब कैसे मैनेजमेंट है, अच्छी मैनेजमेंट है या खराब है। तो उससे हमको मालूम चल जाता है शेयर की जो वैल्यू है ज़्यादा है कि कम है, ऐसा पता लगाते हैं लोग। जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज बिकॉज ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। जॉब एम्प्लॉयमेंट है वो अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज मैनेजमेंट की वजह से। अगर एक एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा तो कंपनी जल्दी ग्रो करेगी, जल्दी ग्रो करेगी तो बड़ी होगी, उसकी वजह से जॉब और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो प्रॉफिट भी हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं जब एकदम अच्छे से रिसोर्सेज का यूज़ करें, हम हर एक चीज़ों का एकदम फुल्ली, जहाँ उनकी फुल्ली कैपेबिलिटीज से यूज़ करें, है ना। क्योंकि हम प्री प्लान करके सब मैनेज करके ही चल रहे हैं, हमने पेपर में लिख ही दिया कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो हम उसे एकदम अच्छे से यूज़ करके, अगर हम रफली कुछ भी ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे तो हम क्या कुछ भूल सकते हैं ना। उसी तरीके से अगर हम लिख के चलेंगे तो हमें सब यूज़ करना है अच्छे से। बिजनेस यूनिट्स प्रोवाइड्स गुड्स एट रीजनेबल रेट एंड कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब बिजनेस यूनिट क्या करते हैं कि गुड्स है वो, अगर कुछ है ना, कुछ ऐसे बिजनेस यूनिट्स होते हैं जो गुड्स है वो एक रीजनेबल प्राइस पे, रेट पे बेचते हैं, जिसकी वजह से एक ह्यूमन वेलफेयर भी हम कह सकते हैं होता है, क्योंकि लोगों को रीजनल भाव पे मिलेगा तो वो अपनी नीड्स पूरी कर पाएंगे, मदद हो रही है एक तरीके से सोसाइटी की। Efficient management is a necessary for economic, social and national development of the economy। अब देखो efficient management बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक के लिए और social and national development of the economy। ओके, चलिए, मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट एंड अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है। तो चलो, मैनेजमेंट इज अ साइंस। तो मैनेजमेंट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। मैनेजमेंट के पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक साइंस जैसे है ना, जैसे साइंस में है, साइंस ऐसे दो बंदे, साइंस में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, वो प्रिंसिपल्स पे चलता है, तो मैनेजमेंट भी प्रिंसिपल से ही चलता है भाई। इट इंक्लूड सिस्टमेटिक नॉलेज, यूनिवर्सलिटी, cause and effect relationship. It is based on collection of facts, analysis and experiment and verification of principles. Hence मैनेजमेंट इज अ साइंस। देखो मैनेजमेंट भी क्या, नॉलेज पे चलता है, और पहले से हम हिस्ट्री भी उसके देख के चलते, यूनिवर्सलिटी है, मतलब सभी जगह एक ये करेंगे तो ये तो रिजल्ट आएंगे, ऐसा है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब ये करेंगे तो ऐसा इफेक्ट मिल सकता है। इट इज़ बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। हम फैक्ट्स और एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए पे हम इसे मैनेजमेंट करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, हैंस मैनेजमेंट इज अ साइंस। ओके, मैनेजमेंट इज अ आर्ट।
चलो मैनेजमेंट आर्ट कैसे हुआ? तो मैनेजमेंट आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स एक्सपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल वाइल डूइंग वर्क फॉर विच वन शुड हैव थियोरेटिकल नॉलेज। मतलब मैनेजमेंट एक एक ऐसा स्किल भी होनी चाहिए, उसमें एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, बंदे को इम्प्लीमेंट कैसा किया जाए, थियोरेटिकल नॉलेज है, उसको स्किल्स भी होनी चाहिए, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से उसमें हमको रिजल्ट मिलेगा, विजन ओरिएंटेड होना चाहिए, उसे विजन भी मालूम चलना है कि सामने आगे की सोच रखने वाला। वाइल इम्प्लीमेंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल स्किल्स गट्स स्मार्टनेस इज नेसेसरी। Hence, management is an art. Still, however, management is not possible science or an art, but is positive combination of both. मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही हम कह सकते हैं, बिकॉज इसमें प्रिंसिपल होते हैं किस तरीके अच्छे तरीके से यूज़ करना है ना, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज क्रिएटिविटी भी अपनी इसमें लगानी होती है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. Profession is an activity where specialized knowledge is a specific field is required and it is used for the welfare of society by charging fees. मैनेजमेंट भी एक ऐसा प्रोफेशन ही हम कह सकते हैं, क्योंकि एक उसमें स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए। एक आर्ट का एक बंदा उतना काबिलियत होना चाहिए जिसके पास स्किल्स अच्छी हो, जिसको बोलने का कला होनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स हो, जिसे बात करनी आनी चाहिए, लोगों को बनाना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, लोगों से काम कैसे कराना यह आना चाहिए। तो उससे मैनेजमेंट वो भी एक प्रोफेशन है, एक स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए उनके पास। और ये किस लिए कर रहे हैं? एक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी बाय चार्जिंग फीस, वो भी फीस लेते हैं कुछ जिनसे वो काम कर रहे हैं कंपनीज के लिए, ऐसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेशंस के, तो चलो स्पेशलाइज नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर एनी टाइप्स ऑफ प्रोफेशन। सिमिलरली फॉर मैनेजमेंट डिग्री बीबीए एमबीए इज नेसेसरी। देखो एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए प्रोफेशन मैनेजमेंट के लिए, है ना। सिमिलरली जैसे कि डिग्री बीबीए और एमबीए के लिए ज़रूरी होती है ना। चलो इन मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग नॉलेज इंक्रीजेस। देखो एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से वजह से ही मैनेजमेंट की जो मैनेज बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग नॉलेज इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता है। एंड देयर इज अ स्कोप ऑफ रिसर्च एंड बिकम्स इनोवेटिव। समझे? लाइक अदर प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो देयर आर एसोसिएशंस। जैसे प्रोफेशंस में होते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स का एसोसिएशन होता है, वैसे मैनेजमेंट भी बहुत सारे लोगों का एसोसिएशन होता है जिन्हें साथ लेकर चलते हैं। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स अगर फैसला करें कि ये वाले जो बीमारी उनका इलाज निकाले तो वो लोग निकालते हैं, उनका भी एक एसोसिएशन होता है। उसी तरीके से इन इच प्रोफेशन कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ टू बी फॉलोड, मतलब इसमें भी एक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो मैनेजर्स बहुत सारे एक साथ फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट मैटर इन प्रोफेशन, और जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है बहुत। दस मैनेजमेंट इज डेवलपिंग लाइक एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन उस तरीके से बढ़ता जा रहा है ना। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देख लेते हैं, कितने लेवल्स होते हैं। तो देयर आर मेनली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने? 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टोटल। टॉप लेवल मैनेजमेंट, द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट इज नॉन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो सुप्रीम यूनिट है, सबसे ऊपर है ना, जो सबको अभी टैकली मतलब ऑनर जो जहाँ रहते हैं उसे हम टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्या क्या करते हैं भाई टॉप लेवल जो ऑनर्स ये लोग करते क्या है? तो टू डिसाइड प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स, मतलब वो देखते हैं कि भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, हम बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या गोल्स है, ये कौन डिसाइड करेगा? ओनर ही डिसाइड करेंगे ना, टॉप लेवल ही डिसाइड करेंगे ना। इनसे ऊपर अब कौन होगा? हाँ, उनसे ऊपर भगवान होंगे भाई, उनका बड़ा सबसे प्लान है। चलो यहाँ से बात छोड़ते हैं, अपने यहाँ देखते हैं। जय श्री राम। चलिए, टू डिसाइड प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स, वो प्राइमरी और सब्सिडियरीज ये नहीं हुआ तो और क्या ले सकते हैं हम एक्शंस, है ना। वो पहले से ये सब डिसाइड करके रखते हैं कि गोल्स क्या क्या है हमारे इस कंपनी के। अगर इतनी सेल्स नहीं आई तो दूसरे मंथ में हम ये वाली एड रन करेंगे जिससे ये वाली सेल्स आ जानी चाहिए। और जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो मिडिल लेवल को दे देंगे, और मिडिल लेवल जाके लोअर लेवल को देंगे, बॉटम लेवल को। टू वर्क एज ट्रस्टीज, और ये लोग एक ट्रस्टीज की तरह, हमारे स्कूल्स के जैसे ट्रस्टीज होते हैं ना, कि ऑर्डर देते हैं हमारे प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल देते हैं टीचर्स को, टीचर्स मॉनिटर को बोलते हैं कि भाई क्लास को चुप रखना। उसी तरीके से ट्रस्टीज की तरह काम करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर अपॉइंटिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड हायर ऑफिसर्स। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या हायर ऑफिसर्स जिसे अपॉइंट करते हैं, जिससे अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना। इन सारी चीज़ों का जो इनने गोल बनाया उन चीज़ों को कैसे पूरा करेंगे वो इनके ऊपर सौंपा जाता है, और खुद भी वो लोग
दिमाग लगाते हैं इन चीज़ों पे। टू गिव अप्रूवल टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, उनको एक डिपार्टमेंटल जो सबसे मतलब डिपार्टमेंट का कितना बजट, अलग अलग डिपार्टमेंट का कितना बजट होगा, क्या होगा, बजट भी डिसाइडेड कर लिया जाता है। टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, अब ये लोग एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी लेते हैं कि भाई इस तरीके से हम इतनी स्पीड से बढ़ेंगे तो हमारी इतनी सेल्स होने वाली है, अगर ये सेल्स नहीं हुई तो हमें कौन सा एडवर्टाइजमेंट रन करना है, कौन सा नहीं करना, ये सब जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये लोग लेते हैं। टू फॉलो लीगल प्रोविजंस, और कौन से लीगल प्रोविजंस फॉलो कर तो रहे हैं, हमारी कंपनी में कुछ गलत तो नहीं हो रहा। एक्शन सबसे टॉप पे कौन लेगा, टॉप लेवल लेगी, है ना, कि भाई जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हायर ऑफिसर, ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई लीगल सब कुछ फॉलो कर रहे हैं ना, कंपनी सही काम कर रही है। टू रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एज पर लीगल प्रोविजंस, और जो कॉम्प्लेक्स बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, अगर हमारी ये कंपनी से अनबन हो गई है ना, तो वो जो डिसीजन कौन लेगा, अगर हम गलती से हमारी उस कंपनी के साथ ऐसा हुआ कि थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हो गई, कंपनी ए और बी की थोड़े झगड़े मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ गए बीच में, तो उनको कैसे टैकल करना है, उनसे कैसे बातचीत करनी है, कंपनी बी को कैसे बनाना है, मनाना है ना। द फॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन सुपरविजन ऑफ वेरियस प्लान, और उनको अपॉइंट भी किए जाते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ये सुपरविजन करेंगे, उसके लिए लोग टॉप लेवल जो अपॉइंट भी करते हैं कि किस तरीके से सामने वाली हमारे जो बॉटम लेवल को किस तरीके से सुपरविजन करेंगे, किस तरीके से हर एक प्लान लिख के बताते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिक्लेरेशन, क्रिएशन ऑफ रिजर्व, रीइन्वेस्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने का किस तरीके से करने का, कौन सी मेथड से होगा। डिविडेंड डिक्लेरेशन बताएंगे कौन सी डेट को होगा, कब कब होगा, ये सब डिसीजन जो टॉप लेवल लेती है, ऑनर्स लेते हैं। क्रिएटिव ऑफ रिजर्व, कि भाई रिजर्व कब बनाना है, क्रिएशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व किस लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है ना। री इन्वेस्ट ऑफ प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट हुआ उसे कि कौन सी जगह री इन्वेस्ट करे जिससे और भी ज्यादा प्रॉफिट आए, मोर इफिशिएंट वे में प्रॉफिट आए। इन सब का यही मीनिंग है कि किस तरीके से बिजनेस को इतना बहुत मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट टॉप जैसा ग्रो करने का है, मतलब उनको बिजनेस को एकदम टॉप पे लेके जाएंगे किस तरीके से, तो वो काम करते हैं ये लोग, जो बड़े बड़े लोग करते हैं वही सेम काम। अब देखिए स्टडिंग रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इश्यूज इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, और बड़े बड़े रिपोर्ट्स पढ़ेंगे जो कंपनीज के पूरे साल मतलब ईयर्स के रिपोर्ट देखेंगे, महीने के रिपोर्ट, ये सब देखेंगे कि कैसे ग्रो कर रही है, ट्रैक देखेंगे उनका, है ना। तो ये सब रिपोर्ट्स वो लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट पढ़ती है और इंस्ट्रक्शन देती है उसी मतलब अकॉर्डिंग से इंस्ट्रक्शन देती है कंपनी को। मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो मिडल लेवल मैनेजमेंट इज अ चेन लाइकिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल। देखो मिडल लेवल जैसे हम अपने हाथ दोनों आजू बाजू करिए, दोनों हाथ आजू बाजू किए, अब समझो राइट हैंड में आपको टॉप लेवल ने पकड़ा हुआ है और लेफ्ट हैंड में आपको बॉटम लेवल ने पकड़ा है। अब राइट हैंड वाला बंदा बोल रहा है कि भाई तू सुन, आपको बोल रहा है ना भाई तू सुन, ये काम है तू कर देना, आपने सुन लिया। अब आपने लेफ्ट वाले को बोला भाई तू सुन, बॉस ने ये कहा है, ये सारी चीज़ें करनी है, हमारे इस खाली तेरा ये काम है कि इस जगह से ये हिला के रख देना है, मतलब ये चीज़ें ला के इधर रख देनी है। वो लगा हाँ भाई कर दूंगा, है ना। उसी तरीके से चलो, तो फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू इम्प्लीमेंट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो ऑर्डर्स दिए होते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो हमारे टॉप लेवल ने अपॉइंट किया था, वो उनके ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंट्स करते हैं। टू प्रिपेयर बजट फॉर द डिपार्टमेंट एंड सेंड इट टू टॉप लेवल फॉर अप्रूवल। ये रहे टॉप लेवल, ये रहे मिडल लेवल बहुत सारे, और ये जो मिडल लेवल है ये इन लोग का इनका डिपार्टमेंट यहाँ फॉलो कर रहे हैं। डिपार्टमेंट को हर एक डिपार्टमेंट के ये लोग बताएंगे कि भाई ये जो आपका डिपार्टमेंट है, ये देखो ये है डिपार्टमेंट, है ना, उनका डिपार्टमेंटल स्टोर से, और ये लेकिन मिडल मैन है, ये मिडल मैन, तीन मिडल मैन है भाई, है ना, मिडल लेवल मैनेजमेंट में। तो ये तीन लोग हैं। अभी आप ये डिपार्टमेंट की बजट डिसाइड करेंगे, बजट डिसाइड करो भाई, बजट डिसाइड करो, ऐसे ऐसे बोलेंगे। डिसाइड किया इन लोग ने, मतलब उन लोगों ने डिसाइड किया, अब ये लोग इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे किस तरीके से करना है। For the achievement of objective to decide necessary policy rules and regulation and formulate structure। डिपार्टमेंट की कैसी सेल्स हो जानी चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटेजी ये लोग बनाएंगे मिडिल लेवल, है ना। अब डिपार्टमेंट किस तरीके से उनका एक डिपार्टमेंट सौंप दिया होता है,
अब उनको उस डिपार्टमेंट से ज़्यादा सेल्स लेके आनी होती है, उनका ये मोटिव है। तो वो ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करें, उनको कौन सी पॉलिसीज, कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशन, कौन से प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से उनको एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सके। टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस टू द डिपार्टमेंट, और अच्छे अच्छे स्टेप्स लें जिससे इफेक्टिवनेस इफिशियंसी आए लोगों के अंदर, है ना, लेबर्स के अंदर इफिशियंसी आए, इफेक्टिवनेस आए, जिससे उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। टू टेक स्टेप्स टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाए डिपार्टमेंटल में, है ना, जिससे अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे तो काम अच्छा करेंगे। अब काम अच्छा करेंगे तो भाई मिडिल लेवल खुश रहेगा, मिडिल लेवल खुश रहेगा तो टॉप लेवल खुश रहेंगे। टू कीप इन टच विद अदर डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली, अब जो मिडिल लेवल को उसे और सारे भी डिपार्टमेंट से कंटिन्यूसली टच में रहना पड़ेगा कि भाई अगर इस डिपार्टमेंट देख ये 3 लोग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, ये इससे पूछेगा भाई तेरा तो बढ़िया सेल्स चल रहा है, बोलेगा तेरा ये सी का उससे भी ज़्यादा चल रहा है, तो ये दोनों सी से सीखेंगे कि भाई तूने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की, तो उस तरीके से ये भी चलेंगे, है ना। तो एक टच में रहना ज़रूरी है इनको। तो सुपरवाइज फंक्शन ऑफ सब डिवीज़न, अब इन्हें एक मतलब कौन सा काम किसे दिया गया था, किस तरीके से वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिन्हें जो काम दिया गया था लेबर्स को वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। To supervise departmental functions, get information, analyze the same and provide direction। जो भी मतलब डिपार्टमेंटल जो भी फंक्शन हुए एक महीने के अंदर, उसको ट्रैक करके इंफॉर्मेशन लेके रखा, एक प्लान पे पेज पे रखा और उसे एनालाइज किया, फिर उसके ज़रिए और भी सारी स्ट्रेटेजी बनाई और नेक्स्ट मंथ किस तरीके से फॉलो करना है वो भी उसके लिए डायरेक्शन दिया गया। टू हेल्प टॉप लेवल मैनेजमेंट इज टेकिंग पॉलिसी डिसीजन, और टॉप लेवल मैनेजमेंट किस तरीके से डिसीजन ले वो मिडिल लेवल बताएगा, क्योंकि मिडिल लेवल जानता है डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, वो छोटे लेवल पे क्या हो रहा है डिपार्टमेंटल पे वो मिडिल लेवल जानता है, और मिडिल लेवल उनको बताएगा कि भाई डिपार्टमेंटल में ऐसा चल रहा है तो आप प्लीज़ थोड़ा ये भी ध्यान रख के थोड़ा बनाना, टॉप लेवल को ऐसे बताएंगे, है ना। तो चलिए, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दिस लेवल इज ऑल्सो नॉन एज द बॉटम लेवल और सुपरवाइजर्स लेवल। मतलब देखिए सबसे पहले टॉप, ये रहा को, अरे यार क्या हो गया, हाँ अरे हाँ चलिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, हाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इसने दिया ये मिडिल लेवल को काम, ये मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल मिडिल लेवल। अब इनके हाथ में ये 3 डिपार्टमेंटल स्टोर से, चलिए मान लेते हैं, अब ये डिपार्टमेंट में ये लोग क्या करेंगे, एक सुपरविजन रख देंगे, इधर सुपरविजन रखा है, अब ये लोग सुपरविजन ये 5 एम्प्लॉय को सुपरवाइज कर रहे हैं, ये 5 ये इसमें कर रहा है, ये 5 इसमें कर रहा है, समझ गए आप। तो इस तरीके से चल रहा है। तो टॉप, अब देखिए अब इसी तरीके पाइपलाइन लाइक अभी इनका 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 जो भी प्रॉब्लम्स होगा इनको बताएंगे सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर इन लोग की प्रॉब्लम मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल इन सब की प्रॉब्लम टॉप लेवल को बताएंगे, और टॉप लेवल उस तरीके से स्ट्रेटजीज और सारी चीज़ें बनाएंगी, स्ट्रक्चर बनाएंगी किस तरीके से, अब हमको ये नहीं हो रहा, थोड़े सेल्स कम ही आ रहे हैं, क्या अब फायर किया जाए, मतलब एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाए या फिर नहीं, है ना, जो काम नहीं कर रहे उनका क्या किया जाए। तो ये सब भी मिडिल लेवल फैसला लेते हैं, और टॉप लेवल मिडिल मैनेजमेंट को निकाल मतलब जो भी है फैसला लेते हैं। फंक्शन ऑफ बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या फंक्शन है भाई बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। टू 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 सुपरवाइज फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब इनका क्या काम है, एम्प्लॉयज़ का सुपरवाइज करना, ओके। टू इंक्रीज द डिसिप्लिन एंड बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, उनके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करना, कोई वो उल्टा सीधा कुछ गिरा दे ऐसा काम नहीं, एक्टिव रहने का, प्रेजेंस में एक्टिव रहने का, और उनका मोरल बूस्ट करने का, उन्हें मोटिवेट करते रहने का, जिससे वो अपना काम ईमानदारी से अच्छे से और मोर इफिशियंसी और पूरा जोश के साथ करें। टू प्लान द डेली रूटीन वर्क फॉर द डिपार्टमेंट, और सुबह से शाम तक किस तरीके से कितने आवर्स में कौन से टाइम में लंच करना है, ये सब सुपरवाइजर का काम है, किसका, सुपरवाइजर का। टू परफॉर्म फंक्शन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज़, और जो एम्प्लॉयज़ के अगर कुछ काम है, जैसे एम्प्लॉयज़ ने बोला कि भाई ये कर दे मैं अभी खाना खा रहा हूँ, तो सुपरवाइजर वो कर सकता है, तो वो काम भी सुपरवाइजर कर सकता है। टू रिसीव इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स एंड प्रोग्राम फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स मतलब मिडिल लेवल, अब उससे जो भी इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है, प्रोग्राम है, जो भी उनसे जो भी उनकी बातें वो सुनेगा और वो काम करेगा। टू परफॉर्म फंक्शन लाइक लेआउट, रिपेयर्स, मैनेज मेंटेनेंस एंड मशीनरीज, मतलब अगर कोई कस्टमर आया
जिसके लिए अभी कोई अपॉइंटमेंट है नहीं, तो वो काम भी ये कर सकता है सुपरवाइजर। लाइक लेआउट बनाना हो या फिर रिपेयर कोई चीज़ करानी हो, कोई मेंटेनेंस के लिए आया हो, मशीनरी का कोई मेंटेनेंस खराब हो गया ना, मेंटेनेंस के लिए आया हो, तो उसको उनसे बात करना, उनको रखना, दुकान पे रोक के रखना, तो ये सब भी सुपरवाइजर करते हैं। टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। वर्कर्स मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ है, उनको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। अगर मतलब ये प्रोडक्ट समझो, आटा कम पड़ गया है, पूरे डिमांड में आटा कम पड़ गया है, तो वो लोग वर्कर्स बताएंगे कि भाई आटा कम गया है, आटा मंगाओ, तो सुपरवाइजर कॉल करेगा डायरेक्ट उनके पास, वो लोग आटा डायरेक्ट डिलीवरी होगी इधर, तो हो जाएगा। टू ब्रिंग प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज वर्कर प्रॉब्लम्स। देखिए जो जो एक सॉल्यूशन लेके आएंगे, जैसे अभी बोला आटा कमी पड़ेगा, तो वो लोग ने डायरेक्ट सुपरवाइजर ने क्या कॉल किया ना, तो सॉल्यूशन लेके आया डायरेक्ट फटाफट। उसी तरीके से अगर किसी को कुछ होता है, तो वो लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन लेके, भाई तू इधर बैठ जा, अभी मैं अभी काम कर लेता हूँ, सॉल्यूशन लेके आएंगे। टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन टेकन बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो पॉलिसीज है, जो इम्प्लीमेंट जो बनाई गई है टॉप लेवल के जरिए, वो उनको ये सब मालूम होगा सुपरवाइजर्स को, वो लोग इनको बताएंगे कि ये सब पॉलिसीज भाई है हमारी, इनके अंदर ही अंदर काम करना, कुछ रूल ब्रेक मत करना, जो हम मैंने रूल दिए तुम लोग को वही रूल फॉलो करना है। टू सेंड वेरियस रिपोर्ट्स वर्कर्स सजेशन एंड कंप्लेंट्स टू द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उनकी रिपोर्ट्स, डेली प्रोग्रेशन कैसा हो रहा है भाई, एम्प्लॉयज के, वर्कर्स कैसा काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके हर एक दिन के प्रोग्रेस, सभी चीजें, और सजेशन देना कि भाई ये वाले बंदा जो मोहित है ये थोड़ा खराब काम कर रहा है, मोहित और रोहित ज्यादा बातें करते हैं, है ना, काम नहीं करते, तो ये भी काम बताने का काम किसका है, सुपरवाइजर का। किसको, मिडिल लेवल को बताएगा, है ना। और द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अब क्या क्या डिफरेंस है भाई टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में एंड बॉटम लेवल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट तो क्या ही देखता है, सिर्फ उसे इतना देखना होता है, प्लान बनाता है, बड़े बड़े जो स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, क्या गोल है हमारे नेक्स्ट मंथ के, कितने डिसीजन, हम उनको डिसीजन लेते हैं, और ये तो लोग देखते हैं क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है पॉलिसीज का, बस इतना काम करते हैं, और गोल्स ये सब बनाते हैं। और मिडिल लेवल क्या करेंगे, उस जो गोल बनाया उसे कैसा करेंगे, सर ने कैसा बोला उस तरीके से करेंगे, सर मतलब टॉप लेवल ने कैसा बोला उस तरीके से ये लोग करेंगे काम, और जो एक्शंस होंगे वो लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, उसके बाद वही चीज़ वो सुपरवाइजर्स को बताएंगे कि भाई टॉप लेवल से ये ऑर्डर आया है, हमें हमें तुमको ये काम कर देना है, और इस तरीके से करना है, सर ने ये बोला है कि हर एक डिपार्टमेंट की इतने इतने प्रॉफिट्स होने चाहिए, और उसकी वजह से फिर ये लोग इनसे कनेक्ट होंगे, और ये लोग अपने एम्प्लॉयज़ को बताएंगे, सर तुमको इस तरीके से काम करना है, हमारा अभी का इतना ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, व्हाट डस इट इंक्लूड्स। अब क्या क्या इंक्लूड रहता है, देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन रहते हैं, सीईओ, प्रेसिडेंट, सीनियर एग्जीक्यूटिव, जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, है ना। सीईओ बड़ी डिसीजन लेता है, प्रेसिडेंट बड़े बड़े डिसीजन लेता है, फिर उसका सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, ये लोग बड़े डिसीजंस लेते हैं और बड़े बड़े गोल्स डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, वो एक डिपार्टमेंटल हेड से आती है, डायरेक्ट डिविजनल ऑफिसर्स रहते हैं, स्पेशलिस्ट रहते हैं, स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग टॉप लेवल डिसीजन, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बॉटम लेवल मैनेजमेंट क्या करता है कि सुपरवाइजर करता है, फॉरमैन एंड जॉबर्स होते हैं, उन्हें हम कहेंगे बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट एक हाईएस्ट अथॉरिटी पे रहता है, उसका हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी रहता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, और वो हर एक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर गोल पूरा नहीं हुआ तो उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि अगर उनकी ऐसी स्ट्रेटेजी दी इस तरीके से, इसलिए ओवरऑल जो फंक्शनिंग होता है पूरे बिजनेस का, वो मैनेजमेंट पे डिसाइड रहता है, और मैनेजमेंट टॉप लेवल जो बनाता है उन पे ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहता है। मिडिल लेवल पे क्या होता है भाई, कि जो टॉप लेवल ने जो सारे डिसीजन दिए वो उनके ऊपर रहता है, इम्प्लीमेंट अगर नहीं हो पाया तो मिडिल लेवल की गलती रहेगी। और डिपार्टमेंट्स को किस तरीके से हैंडल करने का, ये सब अथॉरिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की रहती है। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि डिपार्टमेंटल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे करेंगे उसको लेकर रहती है। बॉटम लेवल मैनेजमेंट की अथॉरिटी क्या होती है, उनके पास एक लिमिटेड अथॉरिटी रहती है, लाइक
एम्प्लॉय को सुपरवाइज करना, ये उनकी ऑथोरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एग्जीक्यूट टास्क, जो टास्क दिए गए उसको एग्जीक्यूट करना, उनकी इफिशियंसी देखना, डे टू डे ऑपरेशंस ट्रैक करना। नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें बहुत कम मेंबर्स होते हैं टॉप लेवल में, मतलब कुछ एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे और जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, कम मेंबर्स ज़्यादा डिसीजंस। मिडिल लेवल में क्या रहते हैं? इसमें बड़े बड़े डिपार्टमेंटल हेड्स रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं, जिसमें साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है, मतलब इसमें 2 बंदे या 3 बंदे हेड्स से सबसे बड़े, और उसके बाद डिपार्टमेंटल में क्या होगा, 1 2 ऐसे ऐसे इतने सारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं। फिर उसके बाद ये एक डिपार्टमेंट हैंडल कर रही है, एक डिपार्टमेंट ये अब ये डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइज, ये सुपरवाइज, ये सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर, और ये सुपरवाइजर 10 लोगों को हैंडल कर रहे हैं। इस तरीके से चल रहा है। तो नंबर, अब देखिए टॉप लेवल में कम रहेंगे, मिडिल लेवल में थोड़े ज़्यादा रहेंगे उनसे, क्योंकि डिपार्टमेंट हेड्स रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं। बॉटम लेवल में क्या रहेंगे? ज़्यादा नंबर्स रहते हैं, क्योंकि उसमें जॉबर्स, जो जॉब्स वर्कर्स, ये सब बॉटम लेवल में आते हैं। सुपरवाइजर्स, कॉम्पिटेंस, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऐसा रहता है कि हाई लेवल थिंकिंग चाहिए, है ना, उनको हाई लेवल थिंकिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, उनको काल्म माइंड से सोचना होता है, उनको ना कि कोई गुस्सा ये फालतू चीज़ों से अनदेखा, मतलब उन्हें ऊपरी माइंड उनका रहता है, माइंडसेट उनको थोड़ा अपर रहता है, उनकी जो आदतें छोटी छोटी नहीं होती, बड़ी बड़ी आदतें होती है, अच्छी आदतें होती है, इसलिए उनको हाई थिंकिंग रहता है ना, उनका डिसीजन मेकिंग, बड़ी बड़ी जो काम है ना, ये हम सुन रहे हैं डिसीजन मेकिंग, ये सब भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। स्ट्रेटेजी बनाना, तो डीप थिंकिंग, ये सब अभी मैं कह रहा हूँ ना, हमारे अंदर ये सब कला, हम जो स्किल्स जगा लेना अगर, तो हम खुद पे खुद हमारे खुद ही एक ब्रांड बन जाएंगे हम। लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। अब देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, तो उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए, मतलब लीडरशिप छोटे लोगों को किस तरीके से हैंडल करना और बड़े लोगों से किस तरीके से बातें करना, बड़े लोगों से क्या किस तरीके से बोलना, किस तरीके से बताना उनको, है ना, कि छोटे लोग क्या कर रहे हैं अभी, छोटे लोग इट मीन्स बॉटम लेवल वाले क्या कर रहे हैं, टॉप लेवल को बताना कि बॉटम लेवल वाले किस तरीके से कर रहे हैं और हमारे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। डिपार्टमेंटल एक्सपर्टीज होनी चाहिए उन्हें, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए। बॉटम लेवल मैनेजमेंट में क्या होनी चाहिए भाई? सुपरवाइजरी स्किल्स होनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए, अगर ये काम ऐसा नहीं हुआ तो किस तरीके से करेंगे, है ना। फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, अब रिस्पॉन्सिबल कौन गए भाई? टॉप लेवल ही तो करते हैं ये सब, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज, ये कौन बनाता है? टॉप लेवल। और मिडिल लेवल क्या करते हैं? इन जो पॉलिसीज बने हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि भाई हमने ये करना है, हमें ये ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके गोल्स हम इस तरीके से करेंगे, 10 डेज में इतनी सेल्स, इतनी सेल्स, इतनी सेल्स। ये लोग यहाँ स्ट्रेटेजीज अपनी बनाएंगे अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए, और ये फिर जाते हैं बॉटम लेवल के पास, और बॉटम लेवल इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है जो मिडिल लेवल ने दी होगी, है ना। और मिडिल लेवल जो टॉप लेवल का, वही मिडिल लेवल ने ब्रेक डाउन करके दिया होता है, बॉटम लेवल को बताया होता है, और मिडिल लेवल बॉटम लेवल उसे इम्प्लीमेंट करता है। अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजंस, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या, उस सब चीज़ों का अकाउंटेंट, मतलब हर एक टॉप जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों का अकाउंटेंट, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, अब दूसरी बार मतलब नेक्स्ट मंथ में किस तरीके से हमारा साल बढ़ता था प्रॉफिट, तो उसको मेजर करना किस परसेंटेज से इस बार बढ़ेगा, इस बार कोई फैक्टर आ रहा है, मतलब कोई क्राइसिस आ रही है, कोई चीज़ है कोई कंट्रीज में, तो उनको जो डिसीजन वो सब कौन करता है, अकाउंटेबिलिटी कौन रखता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या कैसा अकाउंटमेंट रखता है, लाइक डिपार्टमेंट के कैसे परफॉर्मेंस चल रही है अभी, आउटकम्स कैसे आ रहे हैं, ये सब जो अकाउंटेबिलिटी कौन रखता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बॉटम लेवल मैनेजमेंट क्या रखता है भाई, कि वो रखते हैं ऐसा कि मैंने इतना काम किया, मैंने कितना काम किया और मैं कितना कर सकता हूँ, मुझे सर ने कितना, सर ने इट मीन्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सर ने कितना बोला है, सुपरवाइजर, है ना, हमारे सुपरवाइजर जी ने कितना बोला है करने के लिए। फिर उसके बाद आता है डिसीजंस। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का पूरा, है ना। और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो टैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, लाइक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स के लिए डिसीजन लेते हैं। बॉटम लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं? उन डिसीजंस का ऑपरेशंस, मतलब अगर ये यहाँ रखना है भैया
सुपरवाइजर ने बोला ये वहां से वो प्रोडक्ट उठा के यहाँ शिफ्ट करना है तुम्हें, तो लोग उसका डिसीजन लेंगे कि भाई इस तरीके से हम 2 लोग जाएंगे तो हम ऐसे शिफ्ट कर देंगे, बातचीत की जाके शिफ्ट कर दिया, है ना। उसे हम कहेंगे छोटे टास्क के लिए, डे टू डे टास्क के एक्टिविटीज जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट करते हैं, सुपरवाइजर्स करते हैं, है ना। और अगर समरी बोलूँ, एक समरी में बताऊं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म विजन रखता है, स्ट्रेटेजी रखता है। मिडिल लेवल क्या करता है, एक ब्रिज है जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए। और बॉटम लेवल क्या करता है, मैनेजमेंट को उसी एक छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें पास आउट करते रहते हैं, डन करते रहते हैं, डन पे डन 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 डन। फिर क्या काम है, मिडिल लेवल को रिपोर्ट जाएगा, मिडिल लेवल टॉप लेवल को बताएगा भाई डन हो गया आपका काम। टॉप लेवल वापस बोलेंगे भाई सेल्स अगले साल हमें इतनी चाहिए, उसके बाद मिडिल लेवल वापस, फिर बॉटम लेवल सुपरवाइजर, सुपरवाइजर एम्प्लॉइज को बोलेगा। इसी तरीके से चलता है पूरा। तो हाँ, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के किताब, मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग ओपिनियन सबके दिए जाते हैं, और उसमें कौन सा ओपिनियन बेस्ट रहेगा, कौन सा ओपिनियन ज़रूरी है, वो हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्लानिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग होता है, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है स्टाफिंग, फिर होता है डायरेक्टिंग, फिर होता है कंट्रोलिंग। अभी ये सब तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए सुना देता हूँ, फिर आप एक बार ये रीड कर लेना पॉज करके, है ना। तो चलिए हम मान लेते हैं एक स्कूल इवेंट हो रहा है, आपके स्कूल में एक स्कूल इवेंट हो रहा है, कौन सा, देखिए। तो आपने आपने प्लान किया एक साइंस फेयर का, साइंस फेयर हो रहा है, और आपने उसका थीम डिसाइड किया कि किस बारे में हो रहा है, किस चीज़, मतलब टॉपिक क्या होगा। आपने उसका स्केड्यूल डिसाइड कर लिया, इस दिन में होगा, इस तरह के टास्क दिए जाएंगे क्लासमेट्स को, है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने एक अरेंजमेंट किया, वहाँ फेयर अरेंजमेंट किया, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी अलग अलग ग्रुप्स को, एग्जीबिटर्स को गाइड्स किया, जजेस को गाइड किया, बताया कि कैसा सर ये ऐसा ऐसा होने वाला है, हम ऐसा मतलब साइंस फेयर करने वाले हैं, हमने प्लान किया हुआ है। तो आपने ऑर्गेनाइज कर दिया सभी को, फिर उसके बाद स्टाफिंग करोगे, मतलब आप अब सबको उनका रोल बताओगे कि भाई महेश तेरा ये रोल है, और भाई तेरा ये रोल है, सोनू तेरा ये रोल है, कार्तिक तेरा ये रोल है ना। सबको उनके उनके रोल बताओ कि भाई तुझे इस तरीके से आगे आके ये वाली ऐड देनी है, फिर उसके बाद ये बंदा आके ये समझाएगा ये वाला टॉपिक, फिर तुम आके ये कहना, है ना। फिर उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। और अब जो फेयर जिस दिन ये इवेंट होने वाला होता है उस दिन तुम उन्हें गाइड करते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो कि भैया इस तरीके से तुम्हारा रोल पूरा अच्छे से निभाना, मोटिवेट करते हो उन लोग को, है ना, कि अब तुम्हें स्टेज पे जाके ऐसा कहना है, एकदम फुल मोटिवेट कर देते हो। और फिर उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। अब जब ये लोग को तुमने समझा दिया है, फिर अब तुम कंट्रोल करते हो कि भाई हो रहा है ना सही से, तुम पीछे क्यों बातें कर रहे हो, बातें मत करो, पीछे सभी लोग बातें कर रहे होंगे, जो पार्टिसिपेट किया उन लोगों को बोलेंगे कि बातें मत करो, शांति से बैठो, डीप ब्रीथिंग करो, है ना। तो इसकी वजह से तुम उनको कंट्रोल कर रहे हो, उन सभी लोगों को, कि भाई ऐसा मत करना, अच्छे से जाके करते आना, अपना अपना जो तुमको बताया गया वो करते आना। तो कंट्रोलिंग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक बार रीड कर लेना, ओके, पॉज करके। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज ए नेसेसरी इन ईच प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मतलब साथ लेकर चलना, कोऑर्डिनेशन साथ, एक साथ काम करना। इस प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक काम चलता है। टू ब्रिंग कोऑपरेशन हार्मोनी अमॉन्ग द डिफरेंट फंक्शन कैरिड आउट बाय डिफरेंट एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट इन बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब एक साथ लेकर चलना लोगों को, वही है कोऑर्डिनेशन। सिंपल, मतलब टॉप लेवल मिडिल लेवल को लेकर चलता है, मिडिल लेवल बॉटम लेवल को चलता है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेशन के, तो मैनेज मीट्स प्रोसेस फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑर्डिनेशन। देखो प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक मीट करना एक बार में पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमने एक प्लान किया, फेयर प्लान किया, उसकी वजह से हम जो हमने स्केड्यूल डिसाइड किया, प्रिंसिपल में हमसे बात की, है ना, प्रिंसिपल में हमसे बात की, एग्जीबिटर से बात की, गाइड की मतलब जजेस से बात की कि किस तरीके से सर होने वाला है, हमने परमिशंस ली। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स को, क्लासेस को, टीचर्स से बात की कि मैम हम आपकी क्लास में आपके स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, स्टाफिंग किया। स्टाफिंग के बाद हमने उनको बताया कि आपके आपके ये सारे रोल्स हैं। फिर हमने डायरेक्टिंग की, उनको बताया एक एक बंदे को, भाई तेरे ये रोल है, तुझे ये काम करना है और बेस्ट तरीके से करना है। उनको बताया कि इस दिन अब तुम्हारा रोल है, चलो अब करना है, आज दिन आ गया है तुम्हारा ये करने का। फिर हमने कंट्रोल किया, उन लोगों को समझाया
कि भाई ये अब हो रहा है हमारा, तुम लोग बातें चीत मत करना ज़्यादा। तो ये लोग कोऑर्डिनेशन है सबको साथ लेकर। दिस फंक्शन इज मेड एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और ये फंक्शन जो है हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के काम आता है और इस हर एक लेवल मैनेजमेंट के लिए बना हुआ है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। ओके, कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। भाई ध्यान दोगे तभी कोऑर्डिनेशन हो पाएगा ना। अगर तुम लोग बातें कर रहे हो, बंदे की बात नहीं सुन रहे है ना, जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, प्लान किया था ये सब फेयर, उनकी बातें ही नहीं सुन रहे, तो ये कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब सब लोग कोऑर्डिनेशन एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक बंदे की बात सुनेंगे, प्लान के साथ चलेगा। अब खाली विचार करिए कितने अच्छे से चीजें होंगी। कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। और कोऑर्डिनेशन हर एक पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट में रहता है। स्कूल्स की एग्जांपल हमने लिया, जैसे हमारे टीचर्स, सारे टीचर एक कोऑर्डिनेशन बना के बैठ रहते हैं ना। सबने झगड़ा अगर कर ही लिया होता तो कैसा चलता है स्कूल? नहीं चल पाता, स्कूल ही नहीं रन हो पाती। सब लोग, कोई बोलता कि मैं इतना मारूंगा जैसे, तो दूसरा और बोलते भाई मैं इतना, और भी मैं गुस्से हूँ, तो और भी स्टूडेंट को पीटते स्कूल। भाई ऐसे ही बच्चे भाग जाते, नहीं हो पाता। तो चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई कोऑर्डिनेशन के? तो वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकम इफेक्टिव। जो बहुत सारे फंक्शन है जो मैनेजमेंट के, वो इफेक्टिव और भी बन जाते हैं। ऑल द फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड इजीली। जो फंक्शंस होते हैं, जो टास्क होते हैं, वो बहुत इजीली कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि सबको साथ लेकर उनको फंक्शन सभी चीज़ें बता देती है, तो इजीली काम हो जाता है। नो वर्क रिमेन अनअटेंडेड, इनकम्प्लीट और गेट डुप्लीकेटेड। कोई वर्क ऐसा नहीं होता जिसे डुप्लीकेट और इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन रहता है, लोग एक साथ लेकर चलते हैं, एक उनको बताया जाता है, तो कोई काम इनकम्प्लीट नहीं, किसी को दुख नहीं ज़्यादा होता। इट मेंटेन्स हार्मोनी अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, और सुख शांति भी बनाए रखते हैं उसकी वजह से। कोऑर्डिनेशन enables to maintain balance between order and time of business activity performed by various department। कोऑर्डिनेशन की वजह से टाइम टाइम पे काम हो जाता है। मतलब अगर इस टाइम पे दिया गया हो तो इस टाइम पे काम हो जाता है, क्योंकि वो लोगों से एक बातचीत सम्मेलन बना के रखते हैं। कोऑर्डिनेशन लीड टू इनकम्प्लीटमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कोऑर्डिनेशन बताता है, मतलब इनकम्प्लीटमेंट मिलाने की कोशिश करता है जो हमने ऑब्जेक्टिव्स को पहले से डिसाइड किया था, उस ऑब्जेक्टिव्स के पास हमें पहुंचाता है। द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शनल एरियाज कौन से हैं मैनेजमेंट के? तो सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब भाई, अब कंपनी है, मान लेते हैं कंपनी है, अब उस कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया। अब प्रोडक्ट कैसा है, किस तरीके से उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, कैसे उसे कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा, किस तरीके से उसे कस्टमर उस मतलब क्वालिटीज़ को उसके एडवर्टाइज में डाला जाएगा जो कस्टमर के नीड को पूरी कर रही हो, जिससे कस्टमर को दिखना चाहिए। और किस तरीके से उसे सेल किया जाएगा, प्रोडक्ट मार्केट में कैसे लाया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसे कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें आता है कि लोग से किस तरीके से कंपनी में राइट लोगों को जॉब दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, और उन तरीकों को कैसे हैप्पी रखा जाए, एम्प्लॉयज़ को कैसे हैप्पी रखा जाए, ये सब में आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम मान लेते हैं आप एचआर हो, तो आप कैसे जॉब कैसे दोगे, है ना, किस तरीके से ट्रेनिंग दोगे, किस तरीके से लोगों को मोटिवेटेड रखोगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहेंगे भाई? जो पैसे संभाल रहा हो, पैसे संभालने का, और अकाउंटेंट बजटिंग, इन्वेस्टिंग, और कंपनीज के फाइनेंसेस हेल्थी है नहीं है अभी, वो सब इन्फॉर्म करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजमेंट आता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या आता है कि भाई हमारा जो, हम मान लेते हैं कि हमारी एक बेकरी शॉप है, पूरा रॉ मटेरियल से लेके हमारे पास शुगर है, फ्लोर है, अदर इंग्रेडिएंट्स है या नहीं, कितनी देर तक हमें उसे ठंडा रखना है, मतलब कितनी देर तक हमें उसको बेकिंग टाइम्स कितना रहना चाहिए, फिनिश गुड तक पूरा, मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक ध्यान रखना है उसका, तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट पूरा। क्लियर? तो चलिए याद रखना गाइस, एक बार वापस रिपीट करके एक बार सुन लेना, क्या क्या एग्जांपल याद रखोगे तो आप कॉन्सेप्ट खुद बना लोगे। फिर उसका मीनिंग फंक्शन है कि ये मतलब फॉर्मेट के जरिए होता है, उस तरीके से लिखना होता है एग्जाम में। मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो सबसे पहले इन अ ब्रॉड सेंस मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो मतलब जो
प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचाना, उसे हम कहेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स, इसका मतलब होता है कि कौन सा प्रोडक्ट है और कौन सी सर्विस ऑफर करनी चाहिए, उनको डिज़ाइन करना, कौन से फीचर्स हैं जो हमें कस्टमर के नीड्स को पूरा कर रही है, ये सब बताना। तो इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। उसके बाद आता है प्राइस। तो प्राइस के किस तरीके से राइट प्राइस रखे जो हमारी कस्टमर जो कंज्यूमर अफोर्ड कर पाए, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग कैसी है, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसा आया था हमारा, उसके हिसाब से प्राइसिंग रखने का, तो उसे हम कहेंगे प्राइस। चलो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चल रहा है हमारा, हमारे रिटेलर्स की कैसी डील्स है, अच्छी चल रही है अभी डील्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर के पास इफिशिएंटली पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, और कहाँ सेल करना है, हमारी ऑडियंस क्या है, क्या हम सही ऑडियंस के पास सेल कर रहे हैं या नहीं, क्या रिकरिंग ऑडियंस, रिकरिंग मतलब वापस आ रही है ऑडियंस या नहीं आ रही है, और हम कैसे लॉजिस्टिक्स को पूरे मैनेज कर पाएंगे, वो सारी क्या आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। फिर आते हैं प्रमोशन, अवेयरनेस फैलाने की प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को, उसी को बोलेंगे हम प्रमोशन। एडवर्टाइज करेंगे, पब्लिक रिलेशंस बनाएंगे एंड मार्केटिंग कैंपेन्स रखेंगे है ना, कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इतना गुड है, इतना अच्छा है, सभी चीज़ें बताएंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीनिंग, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीनिंग क्या होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस which takes consideration matters like proficiency, knowledge, intelligence, likes, dislikes, personal development, necessity, etc. Employee integrates with business objectives and channelize the business toward the path of success or profitability। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब अच्छे लोगों को बिजनेस के अंदर लाया जाए, नॉलेज, इंटेलिजेंस, जिसकी किस तरीके से पसंद करेंगे या नहीं उन लोगों को, उनकी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी कैसी है, उनकी नेसेसिटी किस तरीके से, हमारी जो नेसेसिटी कंपनी को फुलफिल वो बंदा करेगा, तो एम्प्लॉयड को किस तरीके से अंदर लेके जाए, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनको मोटिवेटेड है या नहीं, तो ये सब जो भी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आते हैं। तो फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इट इंक्लूड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज। इसमें क्या आता है, सिलेक्शन करेंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे, फिर प्रमोशन करेंगे, फिर डायरेक्शन देंगे, ये सब काम क्या किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। It enables to accomplish business objective by way of integrating them with individual objectives। इनका काम क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव्स दे दिया जाता है इन्हें, है ना, ऑब्जेक्टिव्स देने का काम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हो रहा है। इट मैनेजेस ह्यूमन रिसोर्स एज वैल्यूएबल एसेट ऑफ द बिजनेस, और ये क्या करते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स इस तरीके से मतलब मैनेज करते हैं जैसे बिजनेस एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल एसेट से, है ना, ऐसा वैल्यूएबल एसेट है, जैसे कि एक बंदा हमारे जो कंपनी में बहुत एक वैल्यूएबल एसेट है, हमारी कंपनी का एम्प्लॉय हर एक बहुत वैल्यूएबल एसेट्स है, तो उसे किस तरीके से हैंडल, कितने खुशी से उनको हैप्पी मूड रखने का, उन्हें मोटिवेटेड रखने का, उनसे किस तरीके से प्यार से काम कराने का, सभी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है। बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय दैट डेवलपमेंट शुड बी प्लान, उनके डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग्स दी जाए, ये सब पहले से प्लान की जाती है। प्लानिंग एम्प्लॉयज टू एट राइट प्लेस बाय इवैल्यूएटिंग देयर परफॉर्मेंस, उनके राइट टाइम पे, मतलब अगर ये गलती कर रहे हैं, वो एक्सेल का समझो, वो दूसरे फॉर्मूलाज नहीं आ रहे उनको, तो उनको सही जगह पे सही चीज़ें बताना, उनके परफॉर्मेंस को और भी अच्छा करना। बाय इफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेबर टर्नओवर रेशियो कैन बी रिड्यूस्ड, स्किलफुल एम्प्लॉय कैन बी रिटेन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। देखो, जो लेबर, जो फालतू के काम होते हैं, जो फालतू काम करते हैं, वो उनके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उनका मतलब जो फालतू के जो काम कर रहे होते हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी, और जो स्किल लेवल रहते हैं और जो रहना चाहते हैं कंपनी में लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से रखना, इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से हैप्पी रखेंगे, उन्हें समय समय पे उनका ट्रिप प्लान करना। भाई ट्रिप तो किसी ही नहीं पसंद होती, अगर आपको ही अभी साल में हम 6 बार ट्रिप दे मस्त, थाईलैंड घूम, थाईलैंड ज़्यादा हो गया, कुछ और चलो, और रसिया, चलो रसिया नहीं, रसिया नहीं, चलो गोवा मान लेते हैं, गोवा ठीक है, तो गोवा आपको घूमने का मौका मिले, तो कैसा आप कंपनी में रहेंगे ना लॉन्गर टाइम तक, तो एम्प्लॉयज़ को इसी सब फंसा के रखते हैं, और क्या। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन प्रोवाइड कंडीसिव एटमॉस्फेयर टू एम्प्लॉयज़ टू बूस्ट देयर एंथुसियाज्म एंड इफिशिएंसी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या रहता है, उनको एक एटमॉस्फेयर अच्छा दिया जाए एम्प्लॉयज़ में,
जिससे वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहे, कंपनी में बिलीव करे, कंपनी को अपनी कंपनी मानकर उस पर इतना जी जान तोड़ मेहनत लगाकर काम करे, एकदम फुल सब्सक्राइब बटन दबा दे एकदम से, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई। तो एम्प्लॉयज इफिशियंसी, एम्प्लॉयज की जो इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी, वाह। बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जब कंपनी में लोग अच्छे काम करेंगे तो टास्क पूरे होंगे, टास्क पूरे होंगे, जल्दी पूरे होंगे, जल्दी पूरे होंगे, बिजनेस की प्रॉफिट बढ़ेंगे, बिजनेस प्रेस्टीज इंक्रीजेस। अगर 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 कंपनी के जो एम्प्लॉयज होंगे, अगर कंपनी के जो एम्प्लॉयज होंगे अगर वो पॉजिटिविटी रहेंगे उनके अंदर, तो कंपनी की पूरी इमेज बहुत अच्छी बनेगी मार्केट के अंदर, कि भाई इस कंपनी के तो भाई एम्प्लॉयज भी एकदम खुश रहते हैं, रेपुटेशन अच्छी बनेगी, उनके टास्क अगर सब कर रहे होते हैं ना, तो उनके रेपुटेशन बहुत अच्छी बनेगी। हायर स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैन बी मेंटेन, और जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है वो बहुत अच्छे मेंटेन रहेंगे, जो भी अच्छी चीज़ें वो मेंटेन रहेगी। एम्प्लॉयज यूनिट ऑननेस कैन बी डेवलप, एम्प्लॉयज के अंदर यूनिटी डेवलप अच्छी होगी। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अच्छा यूज होगा। यूज रिडक्शन ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियो, जो अच्छे से काम करेगा उन्हें अच्छी सैलरी दी जाएगी, जो एक्सपीरियंस रहेगा उन्हें और भी अच्छी सैलरी दी जाएगी, और जो अभी नया नया आएगा उनको एडवांसमेंट का मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरीज मिलेगी, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग के साथ साथ मिलेगी, ऐसा। जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज गेट एनहांस, जॉब सेटिस्फैक्शन, लोगों को बहुत सेटिस्फाई रहेंगे कि भाई ये तो बढ़िया काम है, हमको महीने मतलब साल में 6 बार थाईलैंड मतलब ये सब जगह जाने की मौका मिल रहा है, मस्त मौज है। एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस, वही सेम चीज, जॉब सेटिस्फैक्शन और भी ज़्यादा इंक्रीज होंगे, भाई कितना ही मजा आ गया था थाईलैंड में, पहली बार है ना, फर्स्ट टाइम गए थे, कितना मजा आया, तो इस तरीके से बातें चीज चलेंगी, अंदर बहुत खुशी होगी उनके अंदर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज वर्कर्स वेयर बाय इंडस्ट्रियल पीस इज क्रिएटेड, जब हमारे पहली बात देखो, वर्क जो हमारे वर्कर्स होते हैं वही कंपनी की जान होते हैं, अगर वो खुश रहेंगे तो कंपनी खुश ही रहेगी। Financial management. A financial management means necessary finance should be arranged at the right time, utilize the same effectively in business. अगर हमको कहीं समझो बिजनेस को कहीं इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी पड़ी है ना, कि हमको इस जगह इन्वेस्टमेंट करना है भाई, ज़्यादा बड़ा प्लान मतलब बनाना है, बड़े बिल्डिंग्स बनानी है इस जगह में और दूसरी ऑफिस बनानी है, तो हमारे पास पैसा नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, किस तरीके से उसे मैनेज किया जाएगा, और प्लान बनाने का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है इससे कहेंगे। अगर हम लोन लेते हैं तो किस तरीके से हम चुकाएंगे, इतना प्रॉफिट बिजनेस में से निकाल लेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें थिंकिंग, ये क्या होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू एस्टिमेट फाइनेंशियल नीड, भाई क्या क्या चाहिए हमको, क्या क्या ज़रूरत है हमारी, कितनी कितनी चीज़ें लग जाएंगी, कितने कितने खर्चे आएंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। टू प्रिपेयर बजट, बजट प्रिपेयर करते हैं कि भाई इस चीज़ का कितना बजट होगा, अगर हम ये प्लान कर रहे हैं वो चीज़, ट्रिप सभी एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हम उनके लिए इनका बजट प्लान करेंगे। एलोकेशन ऑफ फंड्स, अगर हमारे पास कोई फंड्स आए, हमारे प्रॉफिट से हम मान लेते हैं कहीं ज़्यादा है, तो मुझे एक फंड से उनके किस तरीके से उन फंड्स को यूज़ किया जाएगा। टू टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सेलेक्ट सोर्स ऑफ और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, तो फाइनेंशियल मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कितना कैपिटल रेज किया जाए इक्विटी और डेब्ट से, और कौन सी सोर्स से, है ना, तो वो सारी चीजें, प्रोसीड्योर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ये सारी फंक्शन जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि हमारे लोन किधर है, इन्वेस्टमेंट किधर डाल के रखे हैं, और भी सारे इंटरनल सोर्सेज। फाइनेंशियल कंट्रोल, फिर मतलब टू एक्सरसाइज कंट्रोल टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, हमको कंट्रोल करना पड़ता है कि हम मॉनिटर करेंगे कि फंड हमारे ज़ा आ रहे हैं, क्या उनके सही से इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या हमको रिजल्ट आ रहा है, कुछ हमको प्रॉफिट आ रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट आ रहा है, तो है ना, बजट कैसा आ रहा है। फॉर्मुलेटिंग फाइनल, देखो फॉर्मुलेटिंग ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाने का, जिससे गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क, जिससे डिसीजन मेकिंग आसान हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि भाई ये वाले पॉइंट्स ध्यान में रखना जब स्ट्रेटेजी बनाना आपकी, क्योंकि हमारा इतना प्रॉफिट होता है अगले साल, तो प्लीज़ ये वाला मतलब नंबर्स डिसाइड रखना, ध्यान में रखना जब आप टैक्सेशन पॉलिसीज प्लानिंग करना, कि भाई अगले साल ये वाले टैक्सेस आने वाले हैं, या फिर टैक्सेस प्लानिंग कैसा होगा,
इस बार इतना होने वाला, इस बार टैक्सेशन प्लानिंग बजट ऐसा आया है पूरे इंडिया का, तो टैक्सेशन कैसा लगेगा, किस तरीके, तो ये सब जो भी प्लानिंग है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती है। टू मेक अरेंजमेंट फॉर द एसेट्स, और एसेट्स को किस तरीके से अरेंज किया जाए, है ना, मतलब लाइक एसेट्स को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री या फिक्स एसेट, इनको किस तरीके से बेकरार रखा जाएगा ना, मतलब कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही, कोई कुछ घपला तो नहीं कर रहा अंदर ही अंदर। तो ये सब भी चीजें जो काम करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक क्रूशियल है, क्रूशियल मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिसोर्स भी बहुत ज़रूरी है बिजनेसेस में। उसके बाद आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसमें हमने देखा था कि रॉ मटेरियल से पूरा फाइनल प्रोडक्ट तक, उसे हम कहेंगे सिंपल प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस दैट इंक्लूड प्रोडक्शन प्लानिंग, planning, deciding programs, maintaining coordination, direction, and keeping control. Okay, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, किस तरीके से प्लान किया जाएगा उसे, कि इतने रॉ मटेरियल आ रहा है इधर से, इतने में रॉ मटेरियल आया है, हमें अब इसे किस तरीके से इस मशीन में डालेंगे तो किस तरीके से आएगा। प्रोडक्शन रिसर्च करते हैं भाई, अगर हमारा प्रोडक्ट ये है तो इसकी रिसर्च करेंगे भाई, मार्केट में अभी इसके जैसे कितने प्रोडक्ट हैं, हमने इतनी क्वांटिटी में अभी हमने निकाला, अभी हम भी और ज़्यादा नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी डिमांड कम है। ये सब सारी चीज़ें प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट में किस तरीके से उनकी जो प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है जो कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करे, तो प्रोडक्ट मिक्स ये सब जानेंगे। सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए और मशीन्स की यूज़ करनी चाहिए, तो ये सब भी प्रोडक्शन में ही आता है। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस लोकेशन एज वेल एज लेआउट, कौन से रिटेल स्टोर पे हमें बेचना ज़रूरी है जिससे हमको अच्छे ऑडियंस मिले, अच्छे ऑडियंस मीन्स मतलब अच्छे कस्टमर मिले। एस्टिमेट अबाउट मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड अदर नीड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या क्या इसमें कितने खर्चे आ रहे हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी हमको ज़रूरी है अभी, और कैसे हमें अगर डिमांड आ भी गई तो हम किस तरीके से प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे, ये सारी चीज़ें भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आती है। प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन अगर कंट्रोल करना पड़ा, वही चीज़ है कि मतलब इंक्रीज कब करना या फिर डिक्रीज कब करना प्रोडक्शन को। डिमांड कम हो रही है तो सप्लाई कम करना पड़ेगा, है ना, मतलब डिमांड ज़्यादा हो रही है तो क्या सप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा, डिमांड कम सप्लाई कम करना है। क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए कि भाई हम क्वालिटी तो सही दे रहे हैं, अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है लेकिन क्वालिटी सही दे रहे हैं ना, तो क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल होना चाहिए भाई, हमारी कॉस्ट जो लग रही है रॉ मटेरियल ये सब अगर महंगे में आ रहा है लेकिन अभी हम उसको इग्नोर करके जो पहले बेचते थे वही भाव में बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट तो कम मिल रहा है, मार्जिन कम मिल रहा है। तो कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी टू एडॉप्ट। फिर उसके बाद आता है टू एडॉप्ट वेरिएशन सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन। फिर वेरिएशंस, अलग अलग टाइप के वेरिएशंस और अलग अलग इनोवेटिव टेक्निक्स लाना, स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस, जिससे प्रोडक्शन और भी ज़्यादा इफिशिएंट वे से हो पाए। तो आई होप गाइस आप लोगों ने ये सारी चीज़ें समझ ली होगी। और जय श्री राम गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, आपको सिर्फ जो जो लिखा है मैंने डीएम कर देना, आपको मैं नोट्स दे दूंगा, है ना। फॉर 99 रुपीज़ का ओनली। दो देखो, बीए एंड इकोनॉमिक्स दोनों के नोट्स है, अगर आप रिवाइज करना चाहो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट नोट्स है। सुबह सुबह बैठ जाओगे आप, एक बार रीड करोगे सारी चीज़ें याद हो जाएगी आपको। सारे ये प्लेलिस्ट एक बार 2x 1.5x पे देख लेना, एक प्लेलिस्ट सारी देख लेना, पहले से ही तैयारी रख के रखो, है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए अभी ये सारी नोट्स देख के चले जाओगे, गारंटेड बोल रहा हूँ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। खाली ग्राफ्स ये सब दिमाग में रखना आप लोग। अभी तो बीए आ चुका है, अब बीए में इजी इजी जो भी है इजी, खाली कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना काका। हमको देखो मार्क्स थोड़े 1-2% कम आगे चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, हमारी जो दिमाग की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, है ना, अगर हम सीखेंगे ज़्यादातर। और हम बैक बेंचर, ऐसा थोड़ी बैक बेंचर नहीं पढ़ते, बैक बेंचर्स करते हैं। अभी अभी मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा सिंपल, ये आपके लिए ही नोट्स जो बनाई है, सिंपल नोट्स है, कितनी है, दो मतलब 20-30 पेजेस की है, इजी नोट्स है भाई। ये दो चार वर्ड्स लिख के हमको खाली इसकी मीनिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। और अगर आपने 1-2 दिन इसे लगा के पूरा समझ भी लिया, उसके बाद आपको रीड तो करना है 5 घंटे। अगर आपने रीड भी कर लिया ना सही से, 5 घंटे क्या, 5 घंटे में तो इजीली 2 घंटे लगेंगे रीड करने के लिए, अगर पूरा रीड किया अच्छे से तो। अगर कर लिया ना तो स्पीड रिवीजन होता जाएगा आपका, और बाकी सब सब्जेक्ट्स को और भी तुम टाइम दे पाओगे।
अगर 100 में से तुम्हारे 99 99 हाँ आ सकते हैं, बीए इक्को में तो लेके आ ही जाओ, मतलब कोशिश करना। 95 से तो नीचे सोचना ही मत, लेके आएंगे भाई फुल मार्क्स, ऐसा सोचना। तो चलिए गाइस, जय श्री राम।